औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. How are you, my dear students? I hope you are getting my philosophy of teaching. I hope कि आपका concept clear होता जा रहा होगा साथ साथ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टॉपिक्स को, चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. और जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं मैं उसके मुताबिकत से ही आपको आगे लेके जाना चाहती हूँ ताकि जब आप मेरा लेक्चर सुने और उसके साथ अगर आप स्लाइड्स पढ़ें या मेरे दिए हुए नोट्स आप रीड करें, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपको उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं नज़र आएगी, आपको लैंग्वेज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. एंड आई होप कि आप जब इसको मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे या व्हेन यू विल गो थ्रू द नोट्स गिवन बाय मी, you will understand the topics of corporate law. Well, as all of you know that we have started the management and administrative part of corporate law. Until now we have done the topic directors, and in the topic directors we have done that we have done so many provisions regarding the director, जिसमें कि अहम ये था कि एक director कौन है, what is he responsible for, the manners by which a person can become a director, यानी through election, by appointment and through nomination. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स. और आपने उसमें जहन में ये रखना था कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है. जहन में रखने थे कुछ स्टेप्स जो कि company takes place before holding AGM and before the elections to be held in AGM. certain steps थे जो कि मैंने procedure of directors में आपको बहुत clearly mention कर दिए थे. फिर मैंने आपको बताया कि एक कंपनी डायरेक्टर को रिमूव कैसे करती है, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन का क्या सीन होता है, और उस रिम्यूनरेशन, उस डायरेक्टर को जो हम पैसे देते हैं, एवज देते हैं, सैलरी देते हैं, जिसको हम रिम्यूनरेशन कहते हैं, सो उस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या डायरेक्टर का ऑफिस कभी वकेट हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन सूरतों में, what are the restrictions, what is in fact the prohibition on the loan to the directors, किन सूरतों में डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, और कौन नाअहल है, who is ineligible to become a director. और इस ज़मीन में मैंने आपको बहुत से प्रोविजंस बताए थे, बहुत से पॉइंट्स बता दिए थे कि कौन लोग हैं जो कि नाअहल है, ineligible है to be the director of a company. फिर मैंने आपको बताया था अबाउट सर्टन लायबिलिटीज़. कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो डायरेक्टर पे, जिसके लिए वो ज़िम्मेदार होता है, लायबल होता है. कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स हैं जिसकी वजह से डायरेक्टर के ऊपर पीनल एक्शन लिए जा सकते हैं. वो कौन सी पेनल्टीज़ हैं, वो कौन से एक्ट्स हैं जिसकी वजह से डायरेक्टर के खिलाफ पीनल एक्शन लिया जा सकता है. जब वो इनएडुकेट उस पर शेयर्स अलॉट करता है, जब वो कंपनी की प्रॉपर्टी को नाजायज़ तरीके से कंपनी की प्रॉपर्टी को पे कब्ज़ा करता है. इस तरह के कुछ और रॉन्गफुल एक्ट्स थे ऑफ द डायरेक्टर जिसके लिए उसके खिलाफ पीनल एक्शंस लिए जा सकते हैं. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इट इज़ binding on the director to disclose his interest in some contracts and agreements, यानी कंपनी डायरेक्टर अपने मफादात से कंपनी को आगाह करेगा, ये उसका फ़र्ज़ है. सो ये वो तमाम बातें थी जो कि हमने क्लियरली डिस्कस की थी in the chapter
डायरेक्टर इन आवर प्रीवियस चैप्टर, और इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रोविजंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे इन द चैप्टर डायरेक्टर. Today, the chapter we are going to start is about the chief executive of a company, about the managing agent of a company and the company's secretary. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, किस तरह सिलेक्ट होता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी डायरेक्टर की तरह कोई इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, यानी कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, तो अगर जो नहीं बन सकते वो कौन है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के रिमूवल का क्या तरीका होगा, क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी ऑन द बिजनेस ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर मैंने आपको बताना है कि मैनेजिंग एजेंट कौन होता है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनीज सेक्रेटरी. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो क्या क्या काम सर अंजाम देता है, व्हाट आर दी ड्यूटीज विच ही परफॉर्म, व्हाट आर दी एक्ट्स for which he would be held responsible, और ये तमाम हम डिस्कस करेंगे in the topic, in the upcoming topic, and that is then this chapter is about the chief executive of a company, managing agent and company's secretary. सबसे पहले हम देखते हैं the provisions under the company's ordinance 1984 about the chief executive of a company. अब जनाब ये चीफ एग्जीक्यूटिव जब डिफाइन किया जाता है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं जनाब कि चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ये ऑफिस होता है इट ऑलमोस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वेदर अ बिजनेस इज कॉर्पोरेशन और नॉट. दैट इज वेदर इट यूजुअली हैज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर उसका वो कॉरपोरेशन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस इज देन यूजुअली द सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन. दैट इज, अब वो जो सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वहां पे एक सिंगुलर पोजीशन होती है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है. वो चीफ एग्जीक्यूटिव किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज as established by the board of directors. So what is chief executive responsible for? The chief executive in a company, in an organization, is responsible for the strategic plans. The strategic plans as well as the policies as established by the board of directors. So in this case, the chief executive reports to the board of directors. यानी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जवाबदेह वो होता है डायरेक्टर के आगे, क्योंकि वो डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल होता है, क्योंकि वो उन पॉलिसीज पे, उन स्ट्रैटेजिक प्लान्स पे अमल दरामद करता है जो कि एस्टैब्लिश की हुई होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. सो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन होती है वो डायरेक्टली answerable होती है before the board of directors. In the form of business that is usually without a board of directors, यानी जिसमें board of directors नहीं होते, जिस तरह हम कहते हैं कोई पार्टनरशिप है, so उस सूरत में the chief executive officer is usually the singular organizational position other than the partnership that sets the directions and oversees the operation
operations of an organization. There is a text जिसको हम कहते हैं कि जी SECP क्लैरिफिकेशन है. SECP ने क्लैरिफिकेशन दी थी अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव इन एनी कंपनी. वो कुछ इस तरह से थी, वो एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में मैंने आपके लिए उसको प्रिंट करवाया है कि आप एग्जैक्ट SECP के वर्ड्स में देखें. कुछ थोड़ी सी लॉ लैंग्वेज है, आप समझने की कोशिश करें, आसान है, समझ आ जाएगी. वो the text of SECP clarification about the chief executive is that under the existing set of laws under SECP purview, no insurance company is required to seek prior approval of the SECP while appointing the chairman, the chief executive. यानी SECP की अप्रूवल नहीं चाहिए while appointing the chief executive officer and the directors of that company. उसके लिए SECP की इजाजत नहीं चाहिए. The appointment of the chief executive office is governed by section 199 and 200 of the Companies Ordinance 1984. यानी कौन से सेक्शन ऑफ लॉज हैं, कौन से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के दफात हैं, द सेक्शन ऑफ लॉज विच डील्स विद द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो हमारे पास सेक्शन 199 और सेक्शन 200 है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के. द सेक्शंस विच डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, and these sections actually empowers the directors or the shareholders of a particular company to appoint the chief executive officer of that company. So the SECP clarification जो है उसमें ये हवाला दिया गया है कि जी जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर्स है उसके लिए SECP की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. और बताया गया है कि सेक्शन 199 एंड 200 दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 दे डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बाय द डायरेक्टर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. यानी ये सेक्शन ऑफ लॉज डायरेक्टर को और शेयर होल्डर को ये इख्तियार देते हैं कि वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करें. द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज गवर्न्ड under section 178 of the Companies Ordinance 1984, which are appointed by the shareholders of that company through a general meeting. Section 11 and 12 of the Insurance Ordinance 2000 places the onus of appointment of a sound and prudent management on the issuer on itself. अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और ये हमें कहते हैं कि दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी. अब शेयर होल्डर्स अपॉइंट देम थ्रू अ जनरल मीटिंग. आई हैव already told you, and section 11 and 12 of the Insurance Ordinance 2000 places the onus of appointment of a sound and prudent management. कि आप जो भी कंपनी की जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है 2000 का वो क्लियरली कहता है कि आप जो भी कंपनी की मैनेजमेंट को हायर करें, अपॉइंट करें, तो वो एक प्रूडेंट हो, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट हो जिस पे कंपनी रिलाय कर सके. सो सिंपली Chief executive means an individual who is subject to the control and subject to the directions of the directors. The chief executive is entrusted with the whole of the powers of the management, whether under a contract of service or otherwise. So the chief executive is he performs his duties under the control of directors and subject to the directions of the directors. और उनको ये जो इख्तियारात हैं या जो उनको ड्यूटीज दी जाती हैं, they are under a
contract. These duties may be, they perform these duties whether under a contract of service or otherwise. Who shall have a chief executive? A company other than a company managed by a managing agent shall have a chief executive. And how will a company appoint the first chief executive? If you remember, I have clearly told you about in our previous chapter of director, that who are the first directors and subsequent directors. और उसमें मैंने आपको बताया कि the first directors are those the subscribers of the company, जो कंपनी को बनाते हैं, वो तमाम लोग जो होते हैं कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं. अब वो क्यों फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास 3 साल के लिए डायरेक्टर्स आते हैं वो तो एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स. और अब जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसके फौरन बाद डायरेक्टर का इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन एजीएम में होता है. और एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम कहते हैं वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के कुछ अरसे बाद होता है. सो वो अरसा जब कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं है, वो उस वक्त जो लोग डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं उनको हम कहते हैं द फर्स्ट डायरेक्टर्स. एंड यूजुअली द सब्सक्राइबर्स दे ऑल एक्ट एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, और दे मे चूज वन अमंग देमसेल्व्स टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. और उसके बाद ये फर्स्ट डायरेक्टर्स, इनका टर्म, इनका टेन्योर, ये डायरेक्टर होते हैं टिल द इलेक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी हेल्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग. और वहां पर ये फर्स्ट डायरेक्टर्स का जो ये टेन्योर है ये खत्म हो जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, इलेक्शंस में जो हमारे पास लोग आते हैं हाईएस्ट वोट्स के साथ, उनको हम डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं. एंड दीज डायरेक्टर्स आर कॉल्ड दी सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स, एंड दीज डायरेक्टर्स होल्ड देयर ऑफिस फॉर 3 years. अब जिस तरह फर्स्ट और सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास होते हैं फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव. And the first chief executive will be appointed by the directors of the company, and they shall be appointed as from the date of the commencement of the business or within 15 days of incorporation of the company, whichever is earlier. अब आपने जहन में क्या रखना है? First chief executive, they are appointed by the directors. डायरेक्टर उनको कब अपॉइंट करती है? फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और 15 दिन के अंदर अंदर जब कंपनी का रजिस्टर हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, अब उसके 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, विच एवर इज अर्लियर. अब इसमें जो भी पहले, ये हमारे पास इस तरह आते हैं फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव. So now, जिस तरह मैंने आपको बताया, the appointment of first chief executive, now the appointment of subsequent chief executive. Subsequent chief executive shall be appointed by directors within 14 days of elections of directors. यानी जब AGM में हमारे पास subsequent directors elect हो गए, elected directors आ गए, अब उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर, इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर, इलेक्शन के बाद उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है. सो द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, बाय द सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स विद इन 14 days ऑफ इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स. और इफ देयर अराइज एनी कैजुअल वैकेंसी, चीफ एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन दे दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उस सूरत में द कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 14 days ऑफ अकरेंस. यानी जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अकर हुई, आई हमारे पास, उसके 14 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपने नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है. अब इस सूरत में कौन चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है? एन इलेक्टेड डायरेक्टर,
जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है उसको भी चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है, और रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव जो रिटायर हो रहा है वो भी इक्वली एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट. चीफ एग्जीक्यूटिव retiring under section 198 or 199 shall continue to perform his functions till his successor is appointed. जब तक कि उसका जानशीन नहीं आ जाता तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो he shall continue to perform his functions till his जानशीन is appointed, till his successor is appointed. Now what are the terms of appointment? The directors and the members in general meeting they shall determine the terms and conditions of chief executive. यानी members जो है कंपनी के और जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एनुअल जनरल मीटिंग में मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे, यानी इनका म्यूचुअल कंसेंट से होगा. चीफ एग्जीक्यूटिव विल बी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर if not already a director and shall be entitled to all the rights and privileges and subject to all the liabilities of a director. कौन है वो जो कि नाअहल है कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए? Persons shall not be appointed if he is subjected to any of the disqualification mentioned in the Companies Ordinance 1984. वो किसी भी तरीके से कुछ जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो उस पे वो लागू होती हैं तो वो बंदा जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो जिस बंदे पे अप्लाई होती हो वो बंदा cannot become the chief executive of a company. A person cannot become a chief executive of a company if he is a minor, he is of unsound mind, has applied to be declared as insolvent, as an undischarged insolvent, has been convicted for an offence involving moral turpitude. यानी कोई बंदा कमसिन है, नाबालिग है, मखबूतुल हवास है, पागल है, दिवालिया उसका निकल चुका है, वो कोई गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब है, कोई बंदा जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की किसी भी प्रोविजन के हिसाब से उसके ऊपर कोई पाबंदी लगी है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, कोई ऐसा बंदा हु इज लैकिंग ऑफ फिड्यूशियरी बिहेवियर यानी जिस पे कंपनी ट्रस्ट नहीं कर सकती एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ऐसा कोई बंदा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता. और साथ साथ अगर कोई बंदा इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, he can also he cannot become the chief executive of a company if he is a spouse of a member of a stock exchange or is a sponsor, director or officer of an corporate brokerage house. So ऐसे तमाम लोग कंपनी के chief executive नहीं हो सकते. So these are actually the disqualification for becoming a chief executive of the company. How can a person removed from the seat of the chief executive? कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे उसकी कुर्सी उससे छुड़वा सकती है, कैसे उसको रिमूव कर सकती है, उसको हटा सकती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी कैन बी रिमूव्ड बाय अ डायरेक्टर. डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को ऐसा हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से जब चाहे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं कर सकता. फॉर द रिमूवल ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव द डायरेक्टर शुड, बल्कि द डायरेक्टर मस्ट पास अ रेजोल्यूशन बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग. यानी उस वक्त के जो डायरेक्टर्स हैं उनके 3/4 जो है टोटल लोगों में से 3/4 अगर एक रेजोल्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव के मुखालिफ पास करा ले तो कंपनी उस चीफ एग्जीक्यूटिव को हटाएगी. सो द चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बाय द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग. यानी कंपनी
the directors, the company can also remove the चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर भी हटा सकता है, कंपनी भी हटा सकती है. कंपनी कैसे हटाएगी? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. करारदाद पास कराएगी, लोग उसके मुखालिफ होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के, आधे लोग, तो फिर कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव? Chief executive of a public company cannot engage himself in any business directly or indirectly with the business of the same nature carried out by the company. यानी डायरेक्टर अपने आप को किसी ऐसे बिजनेस में इंगेज नहीं कर सकता जो कि एक ऐसा बिजनेस विच कि उसी सेम नेचर का बिजनेस इज ऑलरेडी कैरीड आउट बाय द कंपनी. यानी ही कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर कैरीड आउट बाय द कंपनी. यानी एक नेचर के, एक नोयत के बिजनेस में डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव खुद को इन्वॉल्व, इंगेज नहीं कर सकता. Every person appointed as a chief executive of a public company shall disclose to the company the nature of the business and his interest in that business. Simple. जिस तरह डायरेक्टर का ये फर्ज था कि वो अपने मफाद से कंपनी को आगाह करेगा. Disclosure of interest by the directors. इसी तरह disclosure of interest, disclosure of chief executive interest must also be disclosed. इसी तरह disclosure of interest by the chief executive is equally important. यानी हर वो बंदा जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है और वो जब उसकी अपनी अपॉइंटमेंट के बाद वो कंपनी को बताएगा किसी भी बिजनेस के बारे में जब उसका अपना मफाद पोशीदा होगा. ही इज बाउंड, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द कंपनी द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड हिज इंटरेस्ट इन दैट बिजनेस. यानी इंटरेस्ट का जाहिर करना चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है. चीफ एग्जीक्यूटिव पे ये पाबंदी है कि ही कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर कैरीड आउट बाय द कंपनी. नाउ व्हाट विल बी द पेनल्टी? क्या पेनल्टी होगी? whoever contravenes any of the provisions जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, उस सूरत में फाइन होगा, a fine of ₹10,000 and may be declared by the commission from becoming a director or chief executive of the company for a period not exceeding 3 years. पेनल्टी ये होगी कि जो हमने कवानीन, जो कंडीशंस चीफ एग्जीक्यूटिव पे लगाई हैं कि वो एक नेचर का बिजनेस पर में एंगेज नहीं हो सकता, वो जनाब जो है तो ना सिर्फ एक जैसी नेचर के बिजनेस में एंगेज हो सकता है बल्कि साथ साथ उसमें ये भी पाबंदी है कि ही विल डेफिनेटली डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी बिजनेस. लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसने कंट्रावेंशन की, उसने अपने इंटरेस्ट से आगाह नहीं किया, उसने सेम नेचर के बिजनेस में वो इंगेज हुआ, तो उस सूरत में उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. पेनल्टी क्या है? उसको 10,000 रुपए का जुर्माना होगा और फिर उसको कमीशन SECP ये भी कह सकती है कि जी आप अगले 3 सालों के लिए जो है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते. सो ये पेनल्टी है. Now, who is a managing agent? The concept of managing agent was actually adopted from the Companies Act 1913. Remember, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था about the Companies Act 1913, ब्रिटिशर्स के टाइम का. उस वक्त से ही मैनेजिंग एजेंट का एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है. Now, who is a managing agent?
Managing agent is actually the person who has exclusive supervision and control of some of the departments of a company's business. यानी मैनेजिंग एजेंट मैनेज करता है कंपनी के कुछ खास डिपार्टमेंट्स को. So he is actually the one who has exclusive supervision and who has control of some of the departments of company's business. यानी कंपनी के जो बिजनेस है उसके कुछ खास डिपार्टमेंट को जो देखता है वो होता है कंपनी का मैनेजिंग एजेंट. एंड द मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की, द मैनेजमेंट रिक्वायर्स हिम. मैनेजमेंट कौन होती है? यही डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव. दे रिक्वायर्स हिम टू एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड डिस्क्रिशन. कि उसकी अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर हो, उसकी अपनी एक मैनेजिंग एजेंट की अपनी एक जजमेंट हो. मैनेजिंग एजेंट shall not be appointed by any corporated company in or outside Pakistan by virtue of any agreement or contract with the company. So I have a sample. It is actually the notice issued by the Islamabad Stock Exchange, ISE. इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके नाम एक नोटिस था जब वो जारी करते हैं उनकी रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट एंड रिगार्डिंग देयर रिम्यूनरेशन. तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी. आप प्लीज़ गौर कीजिएगा. जब भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होता है तो उसको के लिए एक नोटिस इशू होता है और वो नोटिस अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता है. उस नोटिस में कुछ इस तरह से उसके वर्डिंग्स होते हैं कि एज रिक्वायर्ड अंडर लिस्टिंग रेजोल्यूशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस वी आर प्लीज्ड टू इनक्लोज हेयर विद अ कॉपी ऑफ नोटिस टुवर्ड्स अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यानी ये एक स्पेसिमन है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड का, जिसमें ये जिक्र करते हैं, एक नोटिस इशू करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव. उसमें ये कहते हैं कि we are pleased to enclose here with a copy of notice towards the appointment and remuneration of the chief executive officer of Maple Leaf Cement Factory Limited for the next of his office effective from January 1st, 2014 for your record, and is being sent to all the members of the company as Section 218 of the Companies Ordinance 1984. In pursuance of Section 218 of the Companies Ordinance 1984, the members of Maple Leaf Cement Company Limited are hereby notified that the Board of Directors of the company has reappointed Mr. Syed Tariq Sehgal as Chief Executive Officer of the company for a period of 3 years, effective from January 1st, 2014 at revised monthly remuneration of rupees 1 million only, inclusive of house rent allowance, the other terms and conditions of his appointment, including chauffeur-driven cars for official and private use, shall remain unchanged. No director of the company has any interest in the above appointment. यानी ये clear notice है about the appointment as well as remuneration of Mr. Syed Tariq Sehgal. He is appointed as the Chief Executive of the Maple Leaf Cement Company Factory Limited. So इस तरीके से they appoint the Chief Executive and then they issue him a notice. Now, the last topic of today's lecture is the company's secretary. अब secretary company का कौन होता है, उसके लिए क्या
तालीमी काबिलियत उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। Who is a company's secretary? इस पे प्लीज़ आप गौर कीजिए। A company's secretary is recognized as one of the principal officers of the company. अब प्रिंसिपल जो ऑफिसर होता है ये जिम्मेदार होता है कि वो देखे कि जो कॉरपोरेट लॉज हैं वो कंपनी के तमाम काम इन अकॉर्डेंस विद कॉरपोरेट लॉज हो रहे हैं या नहीं। The company's secretary is the person who checks out the compliance of the corporate laws. And the secretary is actually responsible for managing the various statutory meetings of the company. The Code of Corporate Governance, which is now a part of the listing regulations of all stock exchanges, sets out various responsibilities of a company's secretary in relation to compliance of corporate laws and Code of Corporate Governance. The qualification of company's secretary was not previously defined under the Companies Ordinance 1984. However, the Code of Corporate Governance prescribed the qualification of a company's secretary of a listed company. यानी उन्होंने अब ऑर्डिनेंस में बता दिया है, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्वालिफिकेशन होगी लिस्टेड कंपनी की सेक्रेटरी की। द नॉलेज एंड ट्रेनिंग मेक्स अ कंपनीज secretary a versatile to carry out various functions in finance, accounts, legal, administrative and personal areas, and in addition to his own secretarial duties and responsibilities. So आपने देखा कि कंपनी का सेक्रेटरी जो होता है वो एक बहुत कॉम्पिटेंट बंदा होता है, उसकी कुछ तालीमी बैकग्राउंड उसका चेक किया जाता है, फिर उसका जो काम होता है वो कुछ इस नौइयत का होता है कि उसमें उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती है। द सेक्रेटरी इज द पर्सन हु लर्न्स अ लॉट, हु गेन्स नॉलेज and the trainings makes him the secretary a versatile person. जब वो एक वर्सेटाइल बंदा होता है तो फिर वो डील करता है कंपनी के फाइनेंस को भी, अकाउंट्स को भी, लीगल इश्यूज को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पर्सनल एरियाज को भी। और आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कंपनीज के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा भी बन जाते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस होती है उनकी और उनकी ट्रेनिंग्स इस तरह होती है तो उनकी स्किल्स डेवलप होती है। पढ़े लिखे तो वो वैसे भी होते हैं सेक्रेटरी जो होते हैं। सो इनफैक्ट द रोल ऑफ अ सेक्रेटरी starts from the very moment when the idea of formation of a company is conceived. So इसीलिए जब कंपनी बनती है उसी वक्त जहन में आता है, जो ख्याल आता है कंपनी के नाम क्या होगा, उसके साथ साथ अबाउट द कंपनीज सेक्रेटरी। ऑलमोस्ट every kind of organizations whose the affairs, the functions are controlled usually by the board of directors, by the councils, so they need to appoint a secretary. हर ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है और कानूनन भी उनको ज़रूरत होती है, and to manage the legal affairs independently. The position of company's secretary is the key management position in a company. Key management position. After the implementation of Code of Corporate Governance, the employment prospects have very much enlarged. Very much enlarged. All listed companies have to appoint a company's secretary who fulfills the qualifications prescribed in the Code of Corporate Governance. A qualified member
of the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan may therefore find an opening as a company's secretary, assistant company secretary, or an intermediate level administrative position depending upon the size of the organization. So, a qualified member of the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan. Corporate Secretaries of Pakistan जो होते हैं, they find an opening as a company's secretary. ये उनके लिए एक सेक्रेटरी की पोजीशन उनके लिए एक ओपनिंग होती है, और इससे ये they groom, they go ahead, they learn a lot through trainings, through practice, and उनके जो different skills होते हैं वो develop होते हैं. What are the employment prospects after attaining the position of a company's secretary? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा सेक्रेटरी अपॉइंट हो और वो कंपनी का सेक्रेटरी ही जो है वो जब उसकी जॉब ख़त्म हो या जब वो रिटायर हो तो वो एज अ सेक्रेटरी ही हो. इट्स नॉट द केस. द सेक्रेटरी with his professional attitude, with his professional expertise, with his educational background, he is actually the one who becomes a member of the board of governing body of an organization. So अपनी तालीमी काबिलियत और अपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ सेक्रेटरी जो होता है वो आगे जा सकता है. और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी मौजूद है. ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनलाइज्ड बैंक्स, they recommends the names of senior company secretaries on their panel for appointment as directors in the public sector companies. यानी आपने देखा कि जितने मैंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, स्टेट बैंक का, स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं और जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, दे रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज ऑन देयर पैनल. वो अपने पैनल पे सेक्रेटरीज के नाम रखते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एज मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी कमेटीज. Many senior members have become chairman, managing directors and whole-time directors in many companies. So, कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, लेकिन अपनी जो लॉयल्टी होती है टूवर्ड्स द कंपनी या अपनी जो काबिलियत होती है, अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ सेक्रेटरी आगे जा सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है. Self-employment practice. A member of the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan may also practice as a practicing company's secretary. However, the concept of a practicing company secretary is an initial stage of development. But in the developed countries, the practical company secretaries are working successfully. A company's secretary in practice may be called upon by the promoters. Promoters भी उनको बुला सकते हैं. क्यों बुलाते हैं? To incorporate a new company. बाज़-औक़ात कंपनी के सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, प्रोमोटर्स उनको बुलाते हैं, वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि प्रोमोटर्स में कॉल देम फॉर द incorporation of a new company or for the amalgamation of company, for merging of a company, for reorganization or even winding up of the company. So अगर कंपनी का सेक्रेटरी स्किलफुल होगा, वो प्रोफेशनल होगा, वो एक्सपर्ट होगा, एफिशिएंट होगा, तो प्रोमोटर भी उनको बुला सकते हैं
किन किन कामों के लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए, वाइंडिंग अप के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी के लिए. इफ द कंपनी इज गोइंग टू मर्ज इन अनदर कंपनी, so the promoter may also call the company's secretary. He may act as an authorized representative of a company in respect of filing, registration, presentation, attestation, verification of documents. So, on the secretary does all these acts on behalf of the company. He may be authorized for all this. For what? For registration, presentation, attestation and verification of documents. But he performed these duties on behalf of the company. The company's secretaries, they also serve as the share registrar, issue house, stockbroker, a secretarial auditor, a consultant or an advisor to a company on the management affairs, including any legal or procedural matter falling under the Companies Ordinance 1984, जो कि Companies Ordinance 1984 के अंदर आते हों. So वो the company secretary serves as share registrar, issue house, stockbroker, secretarial auditor, a consultant or an advisor to the company on management affairs. The company's secretary, he actually sometimes gives consultancy on different issues in respect of the rules of the company, the bylaws of stock exchanges, the monopoly control authority, or under any other law for the time being in force. Job description of a company's secretary. क्या उसने काम करने होते हैं? Company secretaries are responsible for ensuring that an organization complies with the standard financial and legal practice and maintains standards of corporate governance. यानी कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा उसने देखना है कि जो कंपनी है वो मेंटेन रख रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को. Although they are not strictly required to provide legal advice, company secretaries must have a thorough understanding, thorough knowledge of the laws that affect their areas of work. They act as a point of communication between the board of directors and the company's shareholders. यानी कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान राब्ता होता है, वो एक कम्युनिकेशन का काम करता है दोनों के दरमियान. और the company's secretary actually reports in time and accurate manner on company's different procedures and the developments as well. Public limited companies are legally required to employ a company's secretary, and many private companies also have the role. Positions can be found across all sectors, and in the public sector this role often has the title chartered secretary or simply the secretary. Typical work activities performed by the company's secretary. A company's secretary's role covers a wide variety of functions, and these depend in part on the company for which they work. Typically, the tasks given to the company's secretary are organizing, preparing agendas for and taking minutes of board of meeting and the annual general meeting as well. Yani minutes of meeting are to be prepared by the company's secretary. Then the other task includes maintaining statutory books, including registers of members, directors and
secretaries. So all these documents, all these books, statutory books, register of members and directors are to be kept by the company's secretary. Another task include is dealing with correspondence, collecting information and writing reports, ensuring decision made are communicated to the relevant company stakeholders. Contributing to meeting discussions, यानी जो meeting में discussion होगी, secretary is allowed to contribute in that, and when required, and advising members of the legal, governance, accounting, and tax implications of proposed policies. Monitoring changes in relevant legislation, lawmaking, and the regulatory environment, and taking appropriate actions. Liaising with external regulators and advisors such as lawyers and auditors. Taking responsibility for the health and safety of employees and managing matters for the health and safety of employees and managing matters related to the insurance and property. Developing and overseeing the system that ensure that the company complies with all the applicable codes in addition to its legal and statutory requirements. The work of a company's secretary is in a registered company may be more specialized than comparatively to a smaller private company. For example, the liaison role with the shareholders and compliance responsibilities may make up a major part of the work and may include maintaining the register of shareholders and monitoring changes in share ownership of the company, paying dividends and managing share option schemes, taking role in the share issues, mergers and takeovers. In small business, other duties commonly undertaken by company secretaries may include monitoring and administration of the company's pension scheme, overseeing and reviewing insurance cover for employees, equipment and premises. These are actually the activities, the functions, the tasks given to the कंपनी सेक्रेटरी. तो उसको मैंने थोड़ा सा एलाबरेट करके फर्दन अलग-अलग करके बताया है. अगर आप इसको 2-3 दफा गो थ्रू करेंगे तो आपको ये तमाम एक्टिविटीज, ये तमाम टास्क क्लियरली समझ आ जाएंगे. असल में ये इतना एक वास्ट, इतना एक फैला हुआ टॉपिक है, द ड्यूटीज, द टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, कि उसको मैंने अलहदा कर दिया है. उनके टिपिकल वर्क एक्टिविटीज़, उनका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उनको द ड्यूटीज़ असाइन टू द कंपनी सेक्रेटरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और द प्रोस्पेक्ट्स, द एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स. सो ये सारे मैंने अलहदा करके आपको एक्सप्लेन किए हैं. And when you will go through them, you will understand the all the duties and all the provisions relating with the duties performed by the company's secretary. So typical work activities क्या है? Managing office space and property, as well as dealing with personal administration, overseeing public relations and aspects of financial management. So individual appointed to perform, who is a secretary? Secretary is an individual appointed to perform secretarial duties, administrative duties and other duties of a company. अब ये जब उसको हमने उसका लुबे-लुबाब किया तो वो तमाम ड्यूटीज जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन की, उसका लुबे-लुबाब में क्या आ जाता है? अगर उसको हम एक बनाएं, सेक्रेटेरियल ड्यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड अदर ड्यूटीज.
Qualification of company secretary for listed company is member of a recognized body of professional accountants, यानी वो professionally CA हो, member of a recognized body of corporate chartered secretaries, holding degree in any of the holding degrees in any of the given category, but from a recognized HEC university. MBA हो, masters in commerce हो, law graduate हो, LLB हो, and should have at least 2 years experience in relevant field. Single member company shall have a secretary holding bachelor's degree even from a recognized University of HEC Higher Education Commission. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके हमारे पास the companies should have a whole time secretary possessing such qualification as I have mentioned in a previous topic. So वो होते हैं listed company, single member company. Secretary should provide his particulars to the company within 10 days of his appointment. Particulars of the secretary shall be recorded in the register of directors and officers of the company. Company shall file a return of all particulars of the secretary with the registrar within 14 days of his appointment. कंपनी का जो prospectus होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि it is a document which is issued by the company to induce the public to purchase the shares of the company. So ये जो prospectus होता है इसमें बहुत सी details होती हैं और इसमें कंपनी के secretary के बारे में भी detail दर्ज होती हैं. So the prospectus of the company shall state certain details of the company's secretary, जिसमें क्या होगा उसका नाम, address, occupation, contract relating to the appointment of the company's secretary. Remuneration and compensation for loss of office, date, parties and general nature of a contract fixing the remuneration of secretary. यानी वो मुआहदा जिसमें कंपनी की remuneration secretary की remuneration fix होती है, वो तमाम चीज़ें कंपनी के जो prospectus है उसमें ये दर्ज होती हैं. What are the duties of a secretary? Duties of a company's secretary has not been described by the Companies Ordinance 1984. General duties क्या हैं? To ensure that the statutory requirements of a company are fulfilled, to ensure that the various forms required by the company are duly filled, to have a knowledge about the contents of the memorandum of association, articles of association, about the directors meeting, about AGM. So कंपनी का सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा होता है जिसको कंप्लीट मालूमात होती है कि MOM article about the memorandum of association and articles of association or about all the statutory books कि जी all the statutory books are properly kept, are properly maintained. So ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, the record is to be kept by the company's secretary, and the company's secretary is the one who has complete knowledge about the company's memorandum of association and articles of association. And along with that, the company's secretary is responsible to keep the seal of the company in his safe custody, and he is the one who sent to the registrar the copy of a special resolution. He is the one who sent audited accounts at least 21 days before the meeting. He is the one who arranged inspection of all the company's books and records to the people entitled to do so, and to arrange for all the allotment letters and issue of share certificates. So, in today's lecture, we have clearly discussed about the chief executive of a company, about the company's managing agent, and about the company's secretary.
मैं थोड़ा सा दोहरा रही हूँ. चीफ एग्जीक्यूटिव में आपको मैंने बताया कि कौन चीफ एग्जीक्यूटिव है, हु वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर, हु इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर. फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव is appointed by the directors from the date from which the company's the company has commences its business, and or from the date of its incorporation, whichever is earlier. So फिर अब मैंने आपको बताया about the appointment of subsequent chief executive. I have further discussed about the term of chief executive कि first chief executive जो होता है वो he holds office up to first annual general meeting unless a short or period is contracted with the chief executive. अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई और पीरियड हो तो उसके अलावा वो तब तक होता है. Subsequent chief executive is appointed for a term of 3 years. Chief executive appointed as a result of casual vacancy for a period not exceeding 3 years from the date of appointment. So फिर मैंने आपको बताया about the ineligibility criteria for persons to become a chief executive, and I've told you about the removal of a chief executive कि जी डायरेक्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, बट बाय पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी भी हटा सकती है बाय अ special resolution. Then I have told you about the managing agent. That managing agent is actually the person who has exclusive supervision and control of some of the departments of a company. And last में जो topic हमने discuss किया वो था about the company's secretary. So the secretary, company secretary means an individual appointed to perform secretarial, administrative or other duties as given in the company's ordinance 1984. And then we have discussed about the qualification of a company secretary, about the duties of the company's secretary. Duties of the company secretary मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं. I hope you will get it. Our next chapter is about the shareholders and members. That's who is a shareholder, how does a person becomes a shareholder, the number of members, right and duties of members, and how does a person cease to become a member. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.